हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। 2 से 3 लेक्चर में ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेलकम अगेन टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका बहुत बहुत ट्रेंडिंग ट्यूटर पे, आपका प्यारा सा चैनल जिसको आप इतना प्यार कर रहे हो। और आपके साथ ये पूरा साल आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, स्टडी मटेरियल की, मॉक टेस्ट की, टेस्ट की, सब आपको प्रोवाइड करा के रखेंगे। सिर्फ जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और जो शेयर नहीं करते हैं वो भी शेयर करने लग जाओ। ठीक है, रीज़न आपको पहले भी पता है और मैं बाद में भी याद दिलाता रहता हूँ हर बार आपको कि 11th-12th पीसीएम कंप्लीट है। बोर्ड्स के हिसाब से भी, जेई मेंस एडवांस के हिसाब से भी, है ना। नोट्स भी मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स भी मिलने वाली हैं, वीडियो सॉल्यूशन आपको उन असाइनमेंट्स के प्रोवाइड हो जाएंगे। तो नोट्स असाइनमेंट्स के लिए आपको कहाँ पे ज्वाइन करके रखना है? टेलीग्राम पे। ठीक है, कोई फीस नहीं है। हाँ जी, कोई नोट्स की भी फीस नहीं है। लेक्चर तो यूट्यूब पे फ्री होते ही हैं, और कभी भी मतलब ये प्राइवेट नहीं होंगे। ठीक है, पूरा साल आपके लिए ओपन रहेगी प्लेलिस्ट, तो सेव करके रखो। ऐसा नहीं होगा कि बाद में जाके इनको प्राइवेट किया जाएगा। चलो जी, चलो ये क्या है? ये है उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो कहते हैं सर आप थ्योरी नहीं करा रहे हो। बेटा, जहाँ थ्योरी आएगी वहाँ थ्योरी अच्छे से कराई जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने जितना सिलेबस किया है आप उनके प्रीवियस ईयर्स निकाल के देखो, आपको थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे, और जहाँ पे थ्योरी ज़रूरी होगी वहाँ पे थ्योरी मैं आपको डिटेल कराऊंगा। ठीक है, जैसे ये आपका थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है। हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ बक्से में याद दिला दूँ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक हमने पढ़ी थी ओस्मोटिक प्रेशर, है ना जी। यही 4 पढ़ी थी। आई होप आपने पिछले 7 लेक्चर कवर किए हुए हैं, और ये जो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ये तो ज़रूर। तो इन चारों में से बेटा हम ना सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर का। मेजरमेंट ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड। ओस्मोटिक प्रेशर का जो मेथड है वही प्रेफर किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। सर मोलर मास, अरे भैया आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला देख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देख लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का देखो, सब में क्या आता है? कंसंट्रेशन आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें एक्स ए के बराबर आता है। अगेन यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, एन ए, जिसके अंदर फिर से क्या आएगा? मोलर मास आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलैलिटी आती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलैलिटी आती है, जहाँ से आप मोलर मासेस निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया जी, है ना। तो मोलर मास वाला पॉइंट क्लियर है। मोलर मास हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास आ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी सी आर टी, सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में भी क्या आएगा? मोलर मास आएगा। तो वो हमारा क्लियर है। ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, भैया मैक्रोमोलिक्यूल छोड़ो, इन जर्नल भी आपसे पूछ ले विच मेथड इज प्रेफर्ड, है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है ना। अब इस पे आ जाते हैं। भैया देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन सब में प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन स्पेसिफाइड है। कहीं पे आपको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपका रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन है भैया? रूम टेम्परेचर पे करा लो। रूम टेम्परेचर जब हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर का इन जनरल मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल है ना। तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल सा सेटअप नहीं है। ठीक, इसलिए इजी है ये। मोलैलिटी काउंट करना इजी है, कंसंट्रेशन काउंट करना इजी है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, वेर एज अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नीड हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, कईयों में ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, और कईयों में टेम्परेचर क्या चाहिए? बहुत कम चाहिए। तो दोनों ही क्या रहती हैं? कंडीशन लेके आना मुश्किल बात है। दूसरी चीज़, most of the macromolecule get denatured in high temperature, so this can be avoided। कि भैया देखो, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है रूम टेम्परेचर पे,
रूम टेम्परेचर पे आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं डीनेचर्ड नहीं होते। चलो इन जनरल मैं बोलता हूँ कि जो मोलिक्यूल्स हैं उनमें वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते। आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उनको ट्रीट करोगे या ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे तो बेटा उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कैसे? एग है ना, एग का अगर हम एग्जांपल देखें भैया, एग अगर रो है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। आप इस एग को क्या करते हो, बॉईल करते हो। एग को बॉईल करते हो 60-70 डिग्री सेल्सियस पे, एग क्या हो जाता है बेटा, बॉईल हो जाता है। जब आप इस एग को बॉईल करते हो तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड में। क्लियर है ना। तो ये चीज तो सबने देखी है। अब ऐसा क्या हुआ, अब ऐसा करने से चीजें क्या हुई, एग किसका सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। भैया जब आप उसको बॉईल कर रहे हो ना, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। आगे एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स जिसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ोगे और वहां पे डीनेचुरेशन भी पढ़ोगे। जस्ट एक एग्जांपल दिया, एग को आपने बॉईल किया, बॉईल करने से उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज होगी। तो ऐसी कंडीशंस में आपको मोलर मास निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, जहाँ पे सब्सटेंसेस जो हैं वो अपनी कंडीशंस ही चेंज कर रहे हैं। और रूम टेम्परेचर पे जब आप कर रहे हो तो जैसे वो थे वैसे ही रहेंगे। अब एग के साथ आप रूम टेम्परेचर पे खेलते रहो भैया, जैसा ये है वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। तीसरा क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी लेस। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है कि अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, इनकी वैल्यूज आती हैं बहुत कम, बहुत वेरी लो, मतलब आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। और उसमें एरर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं इन वैल्यूज़ में, बहुत स्मॉल वैल्यूज़ में। ठीक है, जब आप बहुत स्मॉल वैल्यूज़ के साथ ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जबकि जो पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू अच्छी खासी आती है। आप जितना मर्जी डाइल्यूट कर लो, पाई की वैल्यू जो आती है रूम टेम्परेचर पे, ये अच्छी खासी आती है। तो वैल्यू मेजर करना आसान है, ठीक है, वैल्यू मेजर करना ये चीज़ आसान है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना, कि क्यों हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाकी तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये देखो आपको थ्योरी की सौगात है ना। थ्योरी आती है सर, आती है। थ्योरी जहाँ पे आएगी, थ्योरी अच्छे से आपको डिटेल में कराई जाएगी। ये लो जी, एक और थ्योरी लवर्स के लिए, मतलब अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियसली मत लेना यार, तुम अपने बच्चे हो, है ना, इतना तो मजाक मैं कर ही सकता हूँ। तो थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, और इसको याद भी करके रखना और इसको अच्छे से लिखना भी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी होता है लेकिन वो अपनी ना लोकल इंग्लिश लिखाते हैं, टर्मिनोलॉजी भूल जाते हैं, तो ऐसा भी मत करना। थ्योरी आपको अच्छे से याद करनी है। तो ये कटआउट है, ठीक है, दोनों कटआउट ये आपके एनसीईआरटी के ही हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ी हुई है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती थी सर? सर रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ याद आ गया, ऐसा होता था कि अगर हम अपना एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या करते हैं, ज़्यादा कर दें, तो वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती थी। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता आपने कितना रिवाइज किया है या नहीं, ठीक है, लास्ट क्लास में जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुई, आपको इनको कितना याद है या नहीं है। नहीं याद है बेटा तो प्रीवियस वाले नोट साथ रखो, उसमें से देखते रहो। अब जैसे यहाँ ओस्मोसिस की बात हो रही है, ओस्मोसिस ओपन करो, ओस्मोसिस से जो जो आपने नोट्स बनाए हैं वो ओपन करके देखो, वहाँ पे की पॉइंट समझो क्या हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार बच्चे पूछ भूल जाते हैं यार क्या होता है ओस्मोसिस में, क्या होता है। अगर मैं सिंपल ओस्मोसिस की बात करूं, ओस्मोसिस में सोलवेंट मूव करता है कहाँ से कहाँ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूव करता है ना जी। बहुत बढ़िया बात। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी भाई, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करे, लो कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करे, लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, चलो पुरानी बातें ताज़ा हो गई। अब ये एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है,
ये है बेटा आपका डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर कहाँ लिखा है इसमें, कहीं लिखा है क्या? हाँ ये रहा, ये रहा, डीसैलिनेशन है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, वेरी गुड। डीसैलिनेशन का मतलब क्या है? देखो आपको पता है समुद्र में बहुत सारा पानी है और वो पानी नमकीन है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिला हुआ है, सोल्ट मिला हुआ है ना। और पानी की वैसे ही कमी होती जा रही है दिन पर दिन। तो हम क्या करें, ओशियन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करें। जो ओशियन वाटर है हमारा वो क्या है, सोल्ट वाटर है। ओशियन वाटर क्या है बेटा हमारा, सोल्ट वाटर है। अब इस सोल्ट वाटर को हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए, हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए, फ्रेश वाटर में, है ना सर। बस यही बात हो रही है। अब कैसे करें, उसके लिए हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस है। देखो सोल्ट वाटर है ये, कैसा वाटर है, सोल्ट वाटर है। सोल्ट वाटर का मतलब क्या है, सोल्ट वाटर का बच्चे मतलब क्या हो गया कि हाँ यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। वेरी गुड, सीख रहे हो यार आप तो। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ये हाई कंसंट्रेशन एरिया है। बहुत बढ़िया। ये लो कंसंट्रेशन एरिया है। अब निकालो नोट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इन जनरल ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाता है। यहां पे मूवमेंट अपनी तरफ होगी, लेफ्ट टू राइट ये अपने आप जाएगा। लेकिन हमने क्या करा, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर दिया और वो ग्रेटर देन है पाई से, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ये प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, है ना। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी। इधर मूव करने, अरे ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये रेड से जो हमने मार्क की ये क्या है, हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इधर से इधर कौन मूव करेगा, सोलवेंट। सोलवेंट क्या है, सॉल्ट वाटर में सोलवेंट क्या होगा, सोल्ट क्या है आपका, सोल्यूट। सोलवेंट क्या है आपका, वाटर। तो सोलवेंट जब वाटर जब इधर मूव कराएगा, एक साइड पे सोल्ट इकट्ठा रह जाएगा, पानी एक साइड अलग आ जाएगा। पानी में से सोल्ट क्या हो गया आपका, अलग हो गया। पानी में से सोल्ट क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। तो पानी में से सोल्ट ही तो अलग करना था, है ना। ओशियन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, उसमें से सोल्ट हटा दो। हटा दिया भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस करके हमने सोल्ट को हटा दिया, है ना। अब आपके घरों में जो आरओ लगे हुए हैं, आर ओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ क्या हो रहे हैं उसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस ही तो हो रही है। असर उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी ऐसे ही सोल्ट, हाँ बेटा अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज हैं उसमें भी ऐसे ही रिमूव की जा रही हैं, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही रिमूव की जा रही हैं। अब आपने एक डिसएडवांटेज भी सुना होगा कि भैया आरओ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि यार उसको थोड़ी पता है, वो एक मशीन है, उसको थोड़ी पता है कि कितना मिनरल इसमें है। ठीक है, चलो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इतनी यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है जब आप आरओ का पानी पीते हो उसमें से वो ज़रूरी मिनरल्स को भी क्या निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एसपीएम लगी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जिसका साइज इसको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ये उसी को रोक लेगी, जिसका साइज इसको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ये उसी को क्या करेगी बेटा, रोक लेगी। तो कई बार आरओ के पानी में हमारे ज़रूरी मिनरल्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं, वो भी हमारे निकल जाते हैं। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज, अगर आपको डिसएडवांटेज लिखनी आ जाए आरओ की, रिवर्स ऑस्मोसिस की, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे इसको एक बार रीड कर लेते हैं और जो जो हमारे लिए चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। यही कह रहे हैं, प्योर वाटर जो है वो स्क्वीज करके भैया सोल्ट से अलग होके मेम्ब्रेन के थ्रू आ जाएगा। हाँ जी सर, ऐसा ही होता है। अ वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। ओके, यहाँ पे इस लाइन में इन्होंने बात की है कि इस वाली लाइन में, तो मैं मार्कर यूज कर लें, चलो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ए वैरायटी ऑफ दिस पर्पस, ये जो है बेटा ये वाली लाइन आपकी किसके लिए है, ये एसपीएम के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये आपके एसपीएम के लिए है। क्लियर। यहां पे हम एसपीएम की बात कर रहे हैं, अरे एसपीएम, यहां पे हमारी एसपीएम की बात हो रही है। ये जो एसपीएम है ये किस 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 चीज़ की बनाई जा सकती है, जैसे हमारे यहाँ पे किसकी लिखी हुई है,
द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज फिल्म। हाँ, ये लिखी हुई हमारे पास कि सेल्यूलोज एसीटेट की ये मेम्ब्रेन बनाई जाती है। ठीक है जी, सेल्यूलोज एसीटेट की। बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस का टॉपिक निकाल लेना अपनी एनसीईआरटी में, और वहाँ पे ये पेज होगा। आई एम सॉरी, मैं पेज नंबर नहीं लिख के आया, मुझे नहीं पता। ये है आपका एनसीईआरटी का ही कटलेट है, मतलब कटलेट कह रहा हूँ, कटआउट है। तो यहाँ पे ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लांट से निकाला जाता है और उसको फिर केमिकल रिएक्शंस करके सेल्यूलोज एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा एक एसपीएम की तरह काम करता है। ठीक है, दीज डेज मेनी कंट्री यूज डीसेलिनेशन प्लांट टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो भैया जैसे सबको पता है कि किल्लत है पानी की, है ना, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है भाई। तो उस लिए इसकी ये डीसेलिनेशन प्लांट्स जगह जगह पे लगे होते हैं। आप जाओ यूट्यूब पे, मतलब अभी मत जाना, लेक्चर के बाद जाओ यूट्यूब अपना दोबारा से ओपन करो और वहाँ पे डीसेलिनेशन प्लांट की आप कोई वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ आरओ। इवन मैं तो कहूँगा कहीं लिख के ला दूंगा, या तो अगली बार, नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, डिसएडवांटेज ऑफ आरओ। ठीक है, क्या करना है, डिसएडवांटेज। ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, लिख दिया, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएं ये डिसएडवांटेज है या क्या है। तो मतलब बता दिया मैंने, डिसएडवांटेज को आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट स्लाइड। फिनोमेना रिलेटेड टू ओस्मोसिस। जी हाँ, फिर से एक बहुत बढ़िया पेज एनसीईआरटी का ही है। देखो आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी होती है, जहाँ पे थ्योरी पोर्शन आएगी ना बेटा, हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक आएगी, आपकी ऑर्गेनिक आएगी, सारे कहते हैं ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए, बच्चे आप नहीं करते, ऐसे ही आपको करा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करा देंगे। ओस्मोसिस से रिलेटेड भी कुछ फिनोमिनास हैं, जैसे रो मैंगो is placed in concentrated salt solution, loses water via osmosis and shriveled into pickle। क्या बात कर रहे हैं, घरों में जैसे अभी गर्मियों का सीजन है, बहुतों के घर में, आपके घर में कच्चे आम का अचार डाला जाता है ना, बस बेसिकली मतलब आम का अचार डाला जाता है जिसमें कच्चे आम का हम यूज़ करते हैं। तो मैंगो, ठीक है शेप कैसी भी हो, मैंगो जो रो फॉर्म में है, आप उसको कैसे बनाते हो, कभी मम्मा से पूछना कैसे बना रहे हैं वो, कि उन्होंने आम को पीसीज में करवाया और इसको पानी में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, और ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या डाला जाता है बेटा, सोल्ट डाला जाता है। ये क्या है, सोल्ट वाटर है। सोल्ट वाटर है मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इस पिकल के अंदर, मतलब इस पिकल तो नहीं बना अभी, है ना, इस रो मैंगो के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब आप इतने समझदार हो कि एक जगह पे कंसंट्रेशन कम है, एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सोलवेंट जो कि इसके अंदर भी देखो कुछ ना कुछ लिक्विड तो रहेगा, मॉइस्चर तो रहेगा, है ना, जो वाटर सब्सटेंस है, वाटर अमाउंट है, वो बाहर आने लग जाएगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, मूव करता है, तो ये बाहर आएगा। ठीक है जी, बाहर आ गया ये। अब क्या होएगा, ये पिकल सिकुड़ जाएगा, मतलब ये कच्चा आम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो आप देखोगे धूप में सुखाया जाता है ना, उसमें से एक्सेस वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। एक्सेस वाटर को रिमूव करने के तरीके हैं, कहीं पानी में डाल देते हैं, कहीं क्या करते हैं, काट के इसके ऊपर सीधा नमक लगा देते हैं, धूप में सुखाया जाता है। ये सब प्रोसेसेस होती हैं जब आप अचार बनाते हो। यहाँ पे श्रीवल वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो इसका मतलब क्या है, ठीक है, श्रीवल वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, इस वर्ड का श्रिंक हो जाना। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग है बेटा श्रिंक हो जाना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे लिखा हुआ है अ विल्टेड फ्लावर, विल्टेड मतलब मुरझाया हुआ, व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर
ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चलो एक रफ पेज निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखो, विल्टेड फ्लावर का मतलब है, अरे ये तो चल नहीं रहा। हाँ, एक मिनट यार, मार्कर, बड़ी गंदी ड्राइंग हो रही है। देखो, विल्टेड फ्लावर का मतलब है, अगर आपने देखा हो गर्मी के मौसम में क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, है ना, पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो वो हुआ क्या, अब आपने ये चीज़ पड़ी हुई है कि इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, यहाँ से ट्रांसपीरेशन होता है। यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो पत्तियों से गर्मी के टाइम पे या किसी भी टाइम पे ट्रांसपीरेशन होता रहता है भाई, ट्रांसपीरेशन तो हमेशा चलती रहती है। ठीक है जी, अब हुआ क्या, तुमने इस पे पानी डाला, ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या डाला, पानी डाला। अब पानी डालने से क्या हुआ, अंदर पानी की कमी है, अंदर पानी की कमी है तो क्या हो चुकी है, लॉस ऑफ वाटर के कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई होगी। बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो, ओ सॉरी, हाँ बाहर कंसंट्रेशन कम है, सॉरी, ठीक है, अंदर पानी की कमी होगी। पानी की कमी होने का मतलब जो इसके अंदर और केमिकल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो बढ़ गए। पानी क्या है, सोलवेंट है, सोलवेंट कम हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो बाहर से पानी क्या जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, बाहर से पानी क्या होगा बेटा, अंदर जाएगा। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूव करता है, वाटर मूव करेगा, सोलवेंट है, ठीक है, तो अंदर जब ये जाएगा इसके अंदर फिर से क्या आ जाएगा, ये फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है कि अ विल्टेड फ्लावर, एक मिनट यहाँ पे, अ विल्टेड फ्लावर रिवाइव, रिवाइव मतलब दोबारा से जिंदा हो जाता है भाई वो, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, अ कैरेट दैट हैज़ लिम्प, दैट हैज़ बिकम लिम्प, लिम्प का मतलब यार बिल्कुल एक वो ढीली ढाली सी नहीं हो जाती है ना, जब कैरेट आप फ्रेश लेके आए, गाजर आप फ्रेश लेके आए, वो बड़ी हार्ड थी, कुछ टाइम आप उसको फ्रिज में रख दो या कुछ टाइम आपको यूज़ ना करो, 2-4 दिन के बाद वो बड़ी पिलपिली सी हो जाएगी, है ना, वो चीज़ होती है लिम्प। बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इन द एटमोसफेयर कैन बी प्लेस्ड थ्रू द वाटर, चलो छोड़ो, आपने देखा है वो क्या हो जाती है, पिलपिली हो जाती है ना, और उसको किस में रखते हैं फिर, पानी में रखा जाता है। कभी मार्केट जाओ, कहाँ रखा जाता है बेटा, पानी के अंदर गाजर को रखा जाता है ताकि वो क्या रहे, फ्रेश रहे। अगेन सीन वही होता है जैसे फ्रेश वाटर वाले, इसमें फ्लावर वाले एग्जांपल में हुआ, पानी का धीरे 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 क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है गाजर में से, गाजर में से पानी का लॉस होता रहेगा जैसे फ्लावर में से हो रहा है, और उसी कारण वो क्या हो जाएगी, लिम्प हो जाएगी, मतलब पिलपिली हो जाएगी। फिर आप उसको वाटर में रखते हो, वाटर में रखते हो तो फिर से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, अब आप इसको ना गाजर मान लो, ठीक है, बिल्कुल सेम कहानी है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे वाटर फिर से मूव करने लग जाता है और वो फिर से क्या रहती है, फ्रेश रहती है। तो सब्जी मंडी वगैरह में आप जाके देखो तो गाजर होती है इस टाइम पे, है ना, पहले भी सर्दियों के टाइम पे भी फ्रेश रखने के लिए उसमें उसको पानी में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये सारा का सारा किसके कारण हो रहा है, अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे सोलेंट मूव कर रहा है, मीन्स क्या है, आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वाटर विल मूव थ्रू दिस, हाँ ब्लड सेल्स, ये आ जाओ, ब्लड सेल्स स्वेल ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय द ऑस्मोसिस। देखो, अगर आप ब्लड सेल्स को लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन में रखते हो, ठीक है, ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स अगर आपने प्लेस किए हुए हैं लेस देन 0.9% कंसेंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, इसमें अगर आपने रखा हुआ है तो फिर से क्या होगी, ओस्मोसिस होगी, ओस्मोसिस के कारण ये क्या होंगे, स्वेलअप हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे। ठीक है, ये फूल जाएंगे। अगेन कैसे होता है, सेम ओस्मोसिस हो रही है। आपने रेजिन्स देखी हैं, किशमिश देखी है, पानी में रखते हो क्या हो जाता है, फूल जाती हैं। किशमिश के अंदर पानी कम होता है, लो कंसंट्रेशन है, बाहर आपने पानी ज़्यादा रखा है, सॉरी अंदर
कंसंट्रेशन हाई है किशमिश के अंदर, और बाहर आपने पानी पानी में रखा है, पानी के अंदर कंसंट्रेशन लो है क्योंकि सिर्फ सोलवेंट सोलवेंट है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे वो क्या करते हैं, मूव करता है वाटर, तो वो रेजिन्स क्या हो जाती हैं, स्वेलअप हो जाती हैं, वैसे ही ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। नेक्स्ट ये हाईलाइटेड एक वर्ड लिखा हुआ है एडिमा। एडिमा क्या होता है, देखो अगर कोई पर्सन ज़्यादा कंज्यूम करता है सोल्ट, तो आपने ये तो सुना ही है कि बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही साथ स्किन भी क्या हो जाती है बेटा, वो उस पर्सन को ना, ये कह लो आप, स्वेलिंग हो जाएगी, ऐसा लगेगा उसको ना क्या हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। अगेन सोल्ट ज़्यादा कंज्यूम करने से एक रीजन बन जाता है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन का, और फिर से क्या हो जाती है, ओस्मोसिस होती है, तो उसके कारण क्या होती है, एडिमा होती है, मीन्स स्वेलिंग। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट की प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया जाता है भैया, उसके ऊपर बहुत सारा नमक लगा के रखा जाता है। अब नमक लगा के रखने से क्या होता है, नीचे लिखी हुई है एक लाइन, बैक्टीरियल एक्शन को कम किया जाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे बचते हैं, चलो मैं आपको मीट का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला समझा देता हूँ। ये कोई भी मीट का पीस है, ठीक है, ये कोई भी अगर मीट का पीस है, इसके पास क्या होंगे बेटा, अब बैक्टीरिया तो इन कंडीशंस में फैलेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे। अब जैसे ही आपने इसके अराउंड क्या कर दिया, सोल्ट डाल दिया, इसके आसपास क्या कर दिया, सोल्ट डाल दिया। अब सोल्ट डाला, मॉइस्चर था, सोल्ट डाल दिया है, सोल्ट डालने से यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है, मॉइस्चर एनवायरनमेंट में था, मीट के आसपास वैसे ही मॉइस्चर रहेगा ही, ठीक है, तो कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गई। अब बैक्टीरिया के अंदर अब एक सेल है, सेल के अंदर भी क्या है, प्लाज्मा का कंटेंट है, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड पार्ट है, वो भी क्या करेगा, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस बैक्टीरिया पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई, आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इन चीज़ों से हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं एक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर बैक्टीरिया का ही साइटोप्लाज्म या लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट जो इसका सेल में है, वो लीक आउट करके बाहर आएगा। अब वो बाहर आएगा तो इससे पहले बैक्टीरिया मीट को खाएं, है ना, बैक्टीरिया ही खत्म हो जाएंगे भैया, उसके अंदर से पानी ही खत्म हो जाएगा, तो एक बैक्टीरिया ही खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब हम सॉल्ट डालते हैं तो बैक्टीरियल जो एक्शन है वो ऐसे रुक जाता है, क्लियर। और बस ये था आपका ओस्मोसिस से रिलेटेड, कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आपके उसमें लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट में लिखे हुए हैं, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे होगे, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी थ्योरी वाला पार्ट, तो अब खुश रहना ठीक है, और इसके आगे ऐसे ही होगा, क्योंकि हेनरी लो जब आप करोगे, आज हम इतना अपना इनफ पार्ट खत्म कर देंगे। एक ही पार्ट रहता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आपने सुना है एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ना होता है, आज हम वो करेंगे, और उसके बाद रैप अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। चलो तो अब हम वही पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब देखो, या फिर आप वांट ऑफ फैक्टर से पहले कोई टॉपिक ऐसा भी पढ़ सकते हो कि एबनॉर्मल मोलर मास, या आप ऐसे भी देख सकते हो लिखा हुआ कहीं पे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या कंडीशन है, एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब जो मोलर मास नॉर्मल नहीं है, सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल का तो मतलब वही होता है ना जो नॉर्मल नहीं है, तो मोलर मास नॉर्मल ना होने का मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, ठीक है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि भैया वही है ना, एबनो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो नहीं है, अलग आ रही हैं वैल्यूज़, तो अब होता कैसे है ये, ठीक है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखो हमने पढ़ा है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठाओ आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम बॉइलिंग पॉइंट उठा लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
का फॉर्मूला ये था के बी इंटू एम। क्लियर है? अब आप ये जो वैल्यू है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन हुआ, मतलब क्या कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, है ना बेटा? ये ना एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप ऐसे थ्योरी, और ये जो आप कर रहे हो के बी इंटू एम, भैया के बी दे दिया पानी का इतना है ना, मोलैलिटी दे दी सॉल्यूशन की इतनी है, ये है एक थ्योरेटिकल वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये एक एक्सपेरिमेंट से ही आप निकाल सकते हो। आप पानी प्योर वाटर को बॉईल करो, आप पानी के अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल डाल दो, फिर आप बॉईल करो, है ना, फिर आप उसका मेजरमेंट लो, देखो दोनों बार में कितनी रीडिंग आई, फिर उससे पता चलेगा आपको कितना एलिवेट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है हमारा सॉल्यूट डालने से। एक्चुअल प्रोसेस तो ये है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब होता ये है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि भैया ये थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करती। इन मैनी केसेस experimental value does not match the theoretical value। अब यहाँ पे फिर परेशानी, अब यहाँ पे मैच नहीं कर रही, तो आप मोलैलिटी से अगर मोलर मास निकालना चाहोगे तो वो मोलर मास भी ठीक नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि मोलर मास भी ठीक नहीं आएगा, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये जो लिखा हुआ है, अब ऐसा मत सोचना कि डेल्टा टी भी के बी इंटू एम के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करती। तो फिर क्या करें? ठीक है, तो फिर क्या करें? तो ऐसा देखा कि अगर ये वैल्यू सेम आती, थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आती, तो इनकी जो रेशो है के बी इंटू एम, सिंपल लिखते के बी इंटू एम, ये क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। 1 आनी चाहिए, है ना? किसके लिए? नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। जो सॉल्यूशन फॉलो कर रहे हैं, जिन सॉल्यूशन में सही से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन को फॉलो करते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन जो है हमारे, जो फॉलो करते हैं, फॉलोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सर हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल सॉल्यूशन? अरे भाई मैं मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो इसको फॉलो कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फॉलो कर रहा है, उसको हमने नॉर्मल सॉल्यूशन बोल दिया कि हाँ इसी इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर 1 नहीं आया, अगर जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस which does not follow the equation। अब जो इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे, कौन सी इक्वेशन भैया? जैसे यहाँ पे हमने डेल्टा टी बी वाली ली हुई है ना, आप डेल्टा टी एफ वाली ले लो, आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी इक्वेशन को जो नहीं फॉलो कर रहा है, उसके लिए ये वैल्यू क्या कभी 1 के इक्वल आएगी? नहीं आएगी सर। बहुत बढ़िया, है ना, नहीं आएगी। तो फिर क्या करें, है ना? अब सॉल्यूशंस डिवाइड हो गए, सॉल्यूशंस क्या हो गए? डिवाइड हो गए। कईयों के लिए वैल्यू 1 आ रही है, कईयों के लिए वैल्यू नहीं आ रही। अब फॉर्मूला तो एक इन दोनों के हिसाब से एक हमने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, वॉन्ट हॉफ ने एक फॉर्मूला बोला कि भैया ऐसा करते हैं, डेल्टा टी बी अपॉन के बी इंटू एम को हम ले लेते हैं आई। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं इसको? आई ले लेते हैं। आई की वैल्यू, अब ये फॉर्मूला यूनिवर्सल हो गया। अब जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जो फॉलो करते हैं, फॉलोज द इक्वेशन, जो इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनके लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, जो नहीं करते,
डज नॉट फॉलो द इक्वेशन, उनके लिए आई की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये एक क्या बन गया, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया। अभी पिछले पेज पे देखो क्या हो रहा था कि भैया डेल्टा टी बी बाई के बी बाई एम 1 आएगा, क्या कब आएगा, जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। जो सॉल्यूशन इसको नहीं फॉलो कर रहे उनके लिए तो 1 आएगा नहीं, है ना। तो अब इसमें दिक्कत होने लगी। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों कंडीशन को मिला के हमने क्या कहा भाई, इसको आई के इक्वल पुट कर देते हैं, जहाँ पे आई हमारा क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। क्लियर। तो ये बन गया हमारा डिटेल्ड कंप्लीट सॉल्यूशन कि भैया अब हमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अब सॉल्यूशन में बटने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो मर्जी सॉल्यूशन हो, है ना, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ। क्लियर। जो फॉलो करता होगा उसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी, जो नहीं करता उसके लिए आई की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा टी एफ, इसमें भी आई का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, है ना, सब में क्या कर दो, आई का मल्टीप्लाई कर दो। और पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू आई इंटू काई फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सॉल्यूशन इक्वेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है। आई यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर है, आई को क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। अब सर इस आई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अच्छा जो भी हो भैया नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 भी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है भाई। तो वांट ऑफ फैक्टर नेगेटिव नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। अब वांट ऑफ फैक्टर से निकाले कैसे, है ना, वांट ऑफ फैक्टर तो सर निकालते कैसे हैं, कैसे हमें पता चलेगा किस केस में वैल्यू क्या लेनी है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज, अब आपने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया है, अब आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, जितने भी क्वेश्चन करोगे अगर उसमें एसोसी वांट ऑफ फैक्टर दिया हो तो उस हिसाब से करना। ठीक है, अब वांट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल है, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट होता है जिसको हम सोलवेंट में मिलाते हैं, है ना। फिर उसका चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट निकालो, चाहे वेपर प्रेशर निकालो, चाहे आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, भैया सोल्यूट तो सोलवेंट में मिक्स हो रहा है ना, आप कर रहे हो तभी जाके वो सॉल्यूशन बना। अब हमने तो इन जनरल कुछ बात ही नहीं की, हमने तो घुल दिया, ठीक है घुल गया, हम तो ये बात कह रहे हैं भाई। लेकिन होता क्या है, अगर इसके डिटेल में जाओ तो जब एक सोल्यूट पार्टिकल को सोलवेंट में मिलाया जाता है तो हो सकता है कि वो भाई ना तो एसोसिएट हो, ना तो एसोसिएशन हो उसका, और ना ही डिसोसिएशन हो। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन का मतलब टूटना। चलो, एसोसिएशन आपने नहीं सुना होगा, डिसोसिएशन तो सुना होगा ना, है ना। नमक को आपने पानी में डाला, NaCl को आपने पानी में डाला, NaCl क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। ऐसे ही करते हो ना यार, NaCl को जैसे ही आप वाटर में डालोगे क्या होगा बच्चे, NaCl अपने आयंस में टूट जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन होना। इस चीज को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन होना। तो ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, टूटना। ऐसे डिसोसिएट का उल्टा होता है बेटा एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। दो चीजें मिलके एक चीज बना रही है, जैसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ के आए थे क्लास 10th में कभी। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि सोल्यूट पार्टिकल को सोलवेंट में डाला ना, तो भाई वो जुड़ा ना वो टूटा, जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहा है। एक हो सकता है कि भैया उसका डिसोसिएशन हो जाए, टूट जाए, और एक होता है कि वो क्या हो जाए, जुड़ जाए, एसोसिएशन हो जाए। क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए। ठीक है,
अब इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे केस वन, केस वन क्या कहते हैं, अगर ना तो एसोसिएशन हो, पहला केस लेके चलते हैं, ना तो एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, ना ही एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो, तो उस केस में आई की वैल्यू रहती है बेटा 1। उस केस में आई की वैल्यू क्या रहती है 1। अब सर किनका एसोसिएशन नहीं होता, किनका डिसोसिएशन नहीं होता, ऐसे कौन से सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो ना तो सोलवेंट में डालने पे टूटते और ना ही जुड़ते, है ना। और जब तक हम यहाँ पे सोलवेंट नहीं बता रहे कौन सा है, तब तक आप कौन सा लेके चलोगे, पानी लेके चलोगे। तब तक आप कौन सा मान के चलोगे, पानी को मान के चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, सेलुलोज, है ना, ये नहीं टूटते भाई। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये नहीं टूटते। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन रिंग वाले, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अभी के लिए यही समझो। एरोमेटिसिटी वैसे आपने पढ़ी हुई है यार, है ना, क्लास 11th में ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी पढ़ी होती है हर एक बच्चे ने कि एरोमेटिक क्या होता है। चलो नेक्स्ट, यूरिया। अब ये चीज़ें आ जाएं, ये एग्जांपल्स आपके आ जाएं, तो मतलब उनका ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। उस केस में आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, उस केस में आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, केस 2, अगर हमारा डिसोसिएशन हो जाए, सोल्यूट का क्या हो, डिसोसिएशन हो। ठीक है, तो क्या होता है, अब डिसोसिएशन का मतलब टूटना, डिसोसिएशन का मतलब टूटना। ठीक है, जैसे इन जर्नल अगर हम लिखें, मान लो ए एन था, वो टूट के इसमें हो गया एन ए। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, एन ए। मतलब यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे तो एक मोल से कितने मोल बन गए, एन मोल बन गए। एक मोल से कितने मोल बन गए, एन मोल ये बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। जैसे एट टी इज इक्वल टू 0, जब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा ये था, ये क्या होगा, एन ए क्या होगा, 0 होगा क्योंकि टूटा ही नहीं। किसी टाइम टी पे ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई कितना टूटा है आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो बेटा कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है, अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएंगी, अभी बता दूंगा। अल्फा टूट गया तो ये कितने बने होंगे, अब ये कितने बने, ठीक है, ये कितने बने, एन अल्फा बनेंगे सर। अब सर हमें तो समझ नहीं आया ये कैसे बने, है ना। देखो इक्वेशन देखो क्या है, एक मोल से, बेटा ये एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं, एन मोल। एक मोल से कितने मोल बने, एन मोल बने। एक में एक मोल एन मोल दे रहा है, तो अल्फा मोल्स जब टूटेंगे तो ये कितने बनेंगे, एन अल्फा। एक से एन मिल रहे हैं तो अल्फा से कितने बनेंगे, एन अल्फा बनेंगे। बस यही चीज हमने देखी। अब इतने पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, ठीक है, तो आप कितने बताओगे, है भाई, सोचो सोचो सोचो, हाँ जी सोचो सोचो सोचो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ,
CH3COOH, ठीक है, जैसे ही आपने वाटर में डाला ये क्या होगा बेटा, टूटेगा। इसमें टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसमें टूटा। अब इस पे हम वही मारते हैं, मान लो यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे कितने थे, 10 पार्टिकल थे। CH3COOH के कितने पार्टिकल्स थे, 10 पार्टिकल थे। T इज इक्वल टू 0 पे, तो भैया सारा का सारा हमारा एसिटिक एसिड ही था, कोई आयन डिसोसिएट नहीं हुए, चलो 0 0। अब हम कहते हैं T इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड के बाद, या T इज इक्वल टू T सेकेंड पे, है ना। इसमें से 4 पार्टिकल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। 4 पार्टिकल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। अब सर ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, इसमें से 4 पार्टिकल डिसोसिएट हुए तो CH3COO माइनस कितना बनेगा और H प्लस कितना बनेगा, ये हमें बताएगी बेटा ये इक्वेशन, ठीक है। ये हमें कौन बताएगा, ये इक्वेशन बताएगी। ये सब चीज़ें आपने मोल कॉन्सेप्ट में पिछले साल की हुई हैं। क्या कहती है इक्वेशन, 1 मोल CH3COOH के टूटने से 1 मोल CH4COO माइनस बनता है। 1 मोल के टूटने से 1 मोल बन रहा है, तो 4 मोल के टूटने से ये भी कितना मोल बनेगा, 4 बनेगा। और सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आप किसके लिए लगाओ, H प्लस के लिए लगाओ। अब ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ solute particles in the solution after dissociation, डिसोसिएट होने से, डिसोसिएट होने के बाद कितने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से 4 मोल डिसोसिएट हुए हैं, तो सॉरी यहाँ पे गलत लिखा था, 10 थे, 4 डिसोसिएट हो गए, 4 डिसोसिएट हो गए तो कितने बचे बेटा, 6 बचे, ठीक है। 4 मोल क्या हुए, डिसोसिएट हुए। तो अब इसमें कितने हो गए भैया, देखो ये भी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, ये भी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, ये भी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। तो 6 + 4 + 4 टोटल कितना हो गया, 14। टोटल कितना हो गया, 14। पहले कितना था, पहले कितना था, 10 है भाई। पहले कितना था, 10 था ना। टोटल कितने पार्टिकल लिए थे, 10 पार्टिकल लिए थे हमने एसिटिक एसिड के, जिसमें से 4 पार्टिकल टूट गए, तो बाद में सॉल्यूशन के अंदर कितने रह गए, 14 रह गए। आंसर बढ़ गए, हाँ क्या हो गया, बढ़ गए। अरे अभी भी नहीं समझ आ रहा, कुछ बच्चों को ये सोच रहे हैं कि यार ये 6 भी सॉल्यूशन में थे। हाँ ये 6 भी सॉल्यूशन में थे भैया। जब आप पानी के अंदर क्या डाल रहे हो, एसिटिक एसिड डाल रहे हो, तो इसमें से 10 मोल डाले थे तो 4 ही तो टूटे, ठीक है। 4 ही तो टूटे हैं भाई, है ना। तो ये भी बाकी के जो 6 थे वो भी इसी डब्बे में पड़े हुए हैं। ये जो इनके 4 टूटने से 4 बने, ये भी इसी डब्बे में पड़े हैं, ये भी इसी डब्बे में पड़े हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये 14 हो गए ना। आई होप अब आपको समझ आ गई। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखें बेटा कि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, कितने हैं, एक तो ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है ना। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो अगर यहाँ से अल्फा कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, n-1 अल्फा। तो डिसोसिएशन के बाद इन जनरल, अब ये n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इतने हमारे क्या रहेंगे, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, अपना i की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा अभी तो हमने ये निकाला कि डिसोसिएशन के बाद कितने हैं, i की वैल्यू कैसे निकालें सर,
है भाई, आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आई का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छा, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो मैं डिसोसिएशन लिख रहा हूँ, चलो ब्रैकेट में एसोसिएशन भी लिख देते हैं। अगर जिसमें अगला केस जैसे एसोसिएशन का होगा तो एसोसिएशन हो जाएगा, या काट दूँ? तो हटा देते हैं, अगर कंफ्यूजन होती है तो हटा देंगे। भैया डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के बाद जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में अपॉन इनिशियल, ठीक है, जितने पहले लिए थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इनिशियली। इनिशियली का मतलब सर, जैसे यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे हमारे इनिशियली हमने कितने लिए? एक, ठीक है, ये क्या है? इनिशियल, हमने जितना लिया था। क्लियर? तो यहाँ से आप फॉर्मूला निकालो बेटा, तो क्या बनेगा? आई की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा अपॉन क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये क्या रह गया? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। अच्छा, ये ध्यान से देखना, n क्या है? n क्या है भैया? एक मोल टूटने से कितने मोल बने? एक मोल टूटने से, एक मोलिक्यूल ये टूटने से कितने पार्टिकल्स यहाँ पे बने हैं? ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाएगा, अभी n की वैल्यू हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, चलो इस फॉर्मूले को आगे लिखते हैं, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, इसके लिए फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन where n alpha is equal to degree of dissociation, degree of dissociation, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट formed by 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, या लिख लेते हैं मोलिक्यूल। एक मोल मोलिक्यूल से कितना तुम्हारा सोल्यूट पार्टिकल बना है? ठीक है, एग्जाम्पल भी चलो ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे NaCl का लिया था ना हमने, ठीक है, NaCl का लिया था, तो ये ब्रेक डाउन होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, है ना? तो यहाँ पे कितना है? 1 मोल से इसका भी कितना बना? 1 बना, इसका भी कितना बना? 1 बना। तो इसके एक मोल से ये कितने पार्टिकल्स बने? 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2। और इसका अगर i निकालना है, i निकालना है तो वहाँ पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे के रखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। अब जैसे ये सोल्ट है, सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड आपको पता है 100% डिसोसिएट होते हैं। 100% मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 100%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 100%। उस केस में अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। कुछ भी हो आपने देखना है कितने पार्टिकल आपके बन रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल करा देता हूँ, जैसे AlCl3, ये कितना बनेगा? Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, इसका एक मोलिक्यूल था, इसके एक मोलिक्यूल से ये कितना बना? एक ही बना। और ये कितने बने? 3 मोलिक्यूल बने। तो इसके एक से ये टोटल कितने बने? 4।
तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4। अब जो भी अल्फा की जो भी वैल्यू दी हो उसको हम देख लेंगे, ठीक है, उसको हम देख लेंगे, उस हिसाब से हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे कि 20% डिसोसिएशन है, 30% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन है, उस हिसाब से हमारा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब एक कुछ एग्जाम्पल स्पेशल हैं, ठीक है, ये स्टार मार्क करके याद रखना आप। जैसे Hg2Cl2, Hg2Cl2, इस केस में इसका ब्रेकडाउन ध्यान रखना, ये कैसे होता है, Hg2 प्लस 2Cl माइनस प्लस 2Cl माइनस। तो इस केस में आप देखो तो इसके एक से ये एक बना है, ये दो बना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। एक K2HgI4, इसका ध्यान रखना, ये क्या बनेगा 2K प्लस HgI4 2 माइनस। अब इसके अंदर का ये ब्रेक नहीं होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है ना बेटा, इसके अंदर कभी भी अगर आपके पास कोई आ जाए ना, सब्सटेंसेस आ जाए, मान लो ये आ गया, चलो एक और लिख देता हूँ, K4FeCN6, ये बाहर का कभी भी, बाहर वाला ब्रेक हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा, कभी भी नहीं टूटेगा ये। तो बाहर कितना है 4, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, अंदर का कभी डिसोसिएट नहीं होगा। ये ना आपके चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे आप पढ़ोगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, अंदर वाला डिसोसिएट नहीं होता, इसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोला जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखो, तो यहाँ पे 1 2, ये 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 4 और ये 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है बेटा? तो डिसोसिएशन के केस में आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं एसोसिएशन पे, केस नंबर 3। एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। एसोसिएशन का मतलब जुड़ रहे हैं, एसोसिएशन का मतलब जुड़ रहे हैं। जैसे अगर हम ये लें CH3COOH, 2 मोल ले लिए, ठीक है, 2 मोल लेके ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सर ये तो हमने ये पढ़ा हुआ है CH3COH हमेशा ही क्या होता है, टूटता है ना, CH3CO माइनस में और H प्लस में ये जुड़ता भी है, बिल्कुल जुड़ता भी है भाई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि हम सोलवेंट कौन सा ले रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारा क्या हो, बेंजीन हो, तो बेटा जुड़ जाएगा, ये एसोसिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये एसोसिएट हो जाता है। अगर आप वाटर लोगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है, वाटर लोगे तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अभी कुछ बच्चे ये नहीं समझ पा रहे, यहाँ भी टू था, यहाँ भी टू था, क्या हो गया भाई, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल थे इसके, यहाँ पे एक ही मोलिक्यूल है, ये जो है ना, ये एक ही मोलिक्यूल है, CH3 डबल बॉन्ड OH, और ऐसे ही यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये एक ही मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, दो आपस में जुड़ के ये क्या बन गया, ये एक ही मॉलिक्यूल बन गया, ये डायमर बना लिया, ठीक है, इसको कहते हैं जुड़ना, इसको कहते हैं एसोसिएट होना। हाँ, वो भी मैं लिख देता हूँ, इस CH3
COOH। अगर आप इसको वाटर में ले रहे हो और अगर आप इसको बेंजीन में ले रहे हो, वाटर में ये डिसोसिएट होता है और बेंजीन में ये एसोसिएट होता है। बेंजीन में क्या होता है, ये एसोसिएट होता है। तो सर हमें बताया जाएगा कि किस में ले रहे हैं। हाँ, अगर एक्वस लिख के आ रहा है तो मतलब वाटर है, बेंजीन का तो वो लिख के देंगे कि भैया इतने सॉल्वेंट कौन सा है आपका, बेंजीन है, बेंजीन में आप मिक्स कर रहे हो। ठीक है। और इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो Na से क्या बन गया, AN। तो फिर से वही T इज इक्वल टू 0 पे सारा का सारा ये था, ये कुछ भी नहीं था। अब ये एसोसिएट हो गया, इसमें से इतने मोलिक्यूल्स 10 मोलिक्यूल लिए, 5 क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। तो ये कितना बनेगा, N बाई अल्फ़ा, और सॉरी अल्फ़ा बाई एन। सर ये नहीं समझ आया, ये अल्फ़ा बाई एन कैसे आया। भैया वही मोल कॉन्सेप्ट लगाया है, या सिंपल सी बात करो, ये यूनिटरी मेथड लगाया है हमने। तो हुआ क्या है, n मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 1। एक से कितने बनेगा, 1 बाई एन। अल्फ़ा से कितने बनेंगे, अल्फ़ा बाई एन। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे की है, और वहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा बाई एन। तो यहाँ पे अब हमारे पास सॉल्यूशन में ये चीज़ है, सॉल्यूशन में हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा, 1 प्लस अल्फ़ा, सॉरी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। इतना है। इनिशियल कितने थे, ये वाला, ये इनिशियल हो गया, इतना 1 लिया था। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस चीज़ को एज इट इज़ हम कॉपी कर लें, तो यही है। बस यहाँ पे डिसोसिएशन की जगह क्या कर दो, एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में है कितना, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किस केस में, एसोसिएशन के केस में। किस केस में, एसोसिएशन के केस में। बाकी सब कुछ वही है बेटा, ठीक है, सब कुछ वही है। जैसे करके दिखाएं, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, ये है ना हमारी एसोसिएशन वाली मेन इक्वेशन। तो इसमें एन क्या है, कितने मोल्स, कितने मोल्स आपस में जुड़ रहे हैं एक मोल सोल्यूट बनाने के लिए। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन्वॉल्व, कितने मिल के एक मोल बना रहे हैं, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अभी आपकी थ्योरी कवर हुई है, एक लेक्चर इस पे न्यूमेरिकल का आएगा, ठीक है,
एक लेक्चर इस पे न्यूमेरिकल का आएगा, फिर मैं जाके गैस लिक्विड सॉल्यूशन जो आपका फेवरेट है हेनरी लो वो शुरू होगा। एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा वो तो, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में। ठीक है, अभी के लिए कहीं मत जाओ, ये क्वेश्चन करके जाओ। ठीक है, ये आई डोंट नो 2021 के आसपास का है, 21, हाँ 21 का ही है, 21 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आपको करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसा आता है, बाकी हम करेंगे। देखो क्या है, AB2 इज 10% डिसोसिएट। 10% डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 10%, 10% का मतलब 0.1। बोलो ठीक है, वेरी गुड। इनटू वाटर। अब AB2 ब्रेक किस में हो रहा है? वाटर में डिसोसिएट हो रहा है A2 प्लस प्लस B माइनस में। मतलब यहाँ पे 1 था, इससे एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो N की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे 2। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मोलैलिटी, जो स्मॉल m हम लिखते हैं उसकी वैल्यू 10, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सोलवेंट क्या है? वाटर है। सोलवेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, के भी दे रखा है वाटर का। दिस बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। पूछा क्या हुआ है, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूरा का पूरा डिकोड हो चुका है। निकालना क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टी बी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है? टी बी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है? तो आई होप चीज़ें अब क्लियर हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन डिकोड करके सामने लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। और डेल्टा टी बी ही क्या होता है? डेल्टा टी बी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। अब आई की वैल्यू, आई क्या है? डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन के केस में कितनी होती है? 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। 1 एन की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.1, तो 1 प्लस 0.1। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बी माइनस हमने इक्वेशन AB2 है। शिट शिट शिट, ये इक्वेशन तोड़ना सीखो, क्या होएगा यहाँ पे? 2 ना आके, हाँ ये तो 2 आया, टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर आपको कैसे पता चला? भैया AB2 है, तोड़ के देखोगे तो कैसे आपको पता लगेगा कितना टूट रहा है। जैसे Na2SO4 ब्रेक करोगे क्या आएगा? 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये कौन से वाला आया? यही 2 तो आगे जाके यहाँ आया, ब्रेक करना आता है ना, तो वहाँ से AB2 ये वाली वैल्यू हमारे पास आई। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आएगा? ये 0.2। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 1.2, है ना भैया? कैलकुलेशन थोड़ी देखते रहा करो, कैलकुलेशन में मामला गड़बड़ हो जाता है कई बार। वैसे तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन हाँ हो जाता है कई बार। तो टी बी ऑफ सॉल्यूशन हमें इधर रखना है। तो आई 1.2 इंटू के बी कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.5 मतलब 1/2, और ये कितना है? 5। 10 मोलल, एम की वैल्यू आ गई 10। तो ये कितना आया? 5। तो इधर से करके 6। तो टी बी सोल्यूशन माइनस टी बी सोलवेंट इज इक्वल टू 6।
अब हमें तो टी बी सोल्यूशन चाहिए, तो ये 6 प्लस टी बी ऑफ सोलवेंट। अब सर सोलवेंट का तो हमें दिया ही नहीं हुआ बॉइलिंग पॉइंट। अरे भैया सोलवेंट वाटर दिया हुआ है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको देंगे थोड़ी है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको याद ही है, बचपन से याद है 100। तो ये कितना आ गया 106, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में पुट किया है यहाँ पे, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में पुट करोगे तो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 हमने डिग्री सेल्सियस में पुट किया है। वाटर का जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बात करोगे तो 373 केल्विन। तो 373 393 यहाँ पे क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, ठीक है। उसमें निकाल के आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आई से सबको मल्टीप्लाई करना है और इसी हिसाब से करेंगे। तो प्लान बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी खत्म। फिर आपका अगला अब थ्योरेटिकल पोर्शन रह गया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है, हेनरी लॉ क्या है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी। इसमें अच्छे खासे आपके थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। चलो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।